हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें हमने आपका सोलर और विंड कंप्लीट कर दिया। आज है हमारा लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हम आपका बायोमास एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या करेंगे, हम देखते हैं टॉपिक हमारे। तो देखिए हमारे आज के जो टॉपिक हैं उसमें हम आपका बायोमास और आपका जियोथर्मल दोनों का कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो है आपका बायोमास एनर्जी, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन, उसके सोर्सेस और कन्वर्जन टेक्नोलॉजी देखेंगे। देन जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसमें हम बायोगैस के बारे में देखेंगे, उसका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब किस किस से मिलके बनी रहती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बाकी आपका C/N रेशियो मतलब कार्बन और आपका नाइट्रोजन रेशियो क्या है, बाकी इसमें डाइजेस्टर्स के बारे में देखेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल देखेंगे हम आपके बायोमास प्लांट के। ठीक है, देन उसके बाद हमारा सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में हम इसके पहले सोर्स देखेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं, बाकी जियोथर्मल ग्रेडियंट देखेंगे ये क्या होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे आपका जियोथर्मल पावर प्लांट और इसके टाइप्स और इसकी वर्किंग देखेंगे। देन उसके न्यूमेरिकल देखेंगे। बाकी हम यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने 15 MCQ रखे हैं आपके दोनों के, आपके बायोगैस और आपके यहाँ पर बायोमास और आपके जियोथर्मल दोनों के यहाँ पर मैंने एक साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल रखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका वन शॉट रिवीजन। ठीक है, दोनों के एक एक पेज में आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका। और आपके ये जो आपके 2 टॉपिक हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के, ये आपके SSC JEE और RRB JEE में आपके ऑलमोस्ट 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी आपने देखा ही आपका आजकल SCCL के एग्ज़ाम में आए हैं इसके क्वेश्चन, तो आप उम्मीद करिए कि आपका WCL का एग्ज़ाम जो होने वाला है या MCL का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं बायोमास से। ठीक है, तो हम देखेंगे बायोमास एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो पहले बायोमास का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए पहला जो मैंने यहाँ पर टर्म दिया है ये है हमारा बायोमास एनर्जी। तो हम बायोमास एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे बायोमास का मतलब क्या है। बायोमास का मतलब होता है वो हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, जिसको हम लोग एनर्जी सोर्स के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, एक का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दो, तो चलो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा। तो बायोमास, ठीक है, बायोमास हमारे क्या होते हैं, बायोमास हमारे एक ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। हमारे क्या है, हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल है। आपको पता है किससे मिलते हैं, हमारे प्लांट या फिर एनिमल से। ठीक है, तो लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट में, आप डेफिनेशन खुद अपने हिसाब से लिख लेना, मैं शॉर्ट में या फिर आपका अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। प्लांट या फिर हमारे एनिमल से मिलते हैं, हमारे प्लांट और एनिमल से मिलते हैं और कहाँ होते हैं, और ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, हम इसको एज फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, यूज्ड एज फ्यूल। और कहाँ पर स्टोर होता है, स्टोर्ड फ्रॉम ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी में किसके रूप में, किसके उससे, वाया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वाया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के उसमें, फोटो सिंथेसिस। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है सिंथेसिस। तो मतलब इसका मतलब ये है कि बायोमास हमारे जो पेड़ पौधे और जानवरों के जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा फोटो सिंथेसिस मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा जमी हुई सौर ऊर्जा के रूप का ये एक है। ठीक है, बाकी हम इसके लिखते हैं, इसकी मैंने डेफिनेशन आपको दिखाई दी है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, सिंपल यही जो मैंने ऊपर लिखे, आपका एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आपका एनिमल और प्लांट से आपका प्राप्त होते हैं, एज अ फ्यूल के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, और हमारा स्टोर्ड होता है आपका सोलर एनर्जी के रूप में एज अ फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के उससे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके सोर्सेस और बायोमास कि हमारे बायोमास के सोर्सेस क्या हैं, हम यहाँ पर ये देखेंगे। ठीक है, देखो बायोमास के सोर्स मतलब हमें किस किस से ये हमें मिलता है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ सामान होता है, मतलब एग्रीकल्चर रेसिड्यू हम उससे ले सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ठीक है, देखिए इसके अंदर जो हमारे जो खेतों में जो खेतों का बचा हुआ भाग होता है वो आता है, जिसके इसके अंदर क्या आएगा, हमारा भूसी आता है, पराली आता है या डंठल वगैरह, वो सब चीज़ें आते हैं। तो
इंग्लिश में क्या बोलते हैं भूसी को पता नहीं, ऐसे हिंदी में लिखता हूँ। भूसी होगी या पराली होगी या जो हमारे डंठल होते हैं उसके, वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे जंगल में बची हुई लकड़ी होती है ना, हमारे जो फॉरेस्ट में जो आपका बचा होता है वो फॉरेस्ट रेसिड्यू, जंगल वाला जो है फॉरेस्ट रेसिड्यू, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, इसके अंदर हमारी लकड़ी वाले जो पार्ट है वो आएगा, जैसे लकड़ी के टुकड़े हो गए, लकड़ी का बुरादा हो गया, वो आएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखता हूँ इसको, लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी, लड़की तो नहीं हुआ, लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े या उसको जो बुरादा होता है लकड़ी का बुरादा, वो इसके अंदर आ जाएगा, लकड़ी का बुरादा। इसके अलावा जो हमारा मेन आया है वो आपका एनिमल का जो वेस्ट आता है वो इसके अंदर ही आता है, जैसे गोबर वगैरह जो आता है ना एनिमल का, वो इसके अंदर ही आता है। तो ये लिखते हैं आपका एनिमल वेस्ट। जैसे इसमें आपका कैटल डंग, डंग मतलब मुझे पता था गोबर होता है करके, इसलिए मैंने लिख दिया कैटल डंग, मतलब ये गोबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। इसके अलावा जो हमारे पास तो नगर पालिका का वेस्ट होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आ जाएगी हमारी जो एनर्जी क्रॉप्स हैं, जैसे गन्ना वगैरह इसके अंदर ही आते हैं, एनर्जी क्रॉप्स, शुगर केन वगैरह, गन्ना जिसको बोलते हैं शुगर केन। ठीक है, ये हमारे इसके अंदर ही आता है। तो देखिए ये हमारे सोर्सेज हैं इसके अंदर कि हमें कहाँ कहाँ से इसमें इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे इसका कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी एक टेबल बनाई है, तो इसमें से हम इजीली हम इसको यहाँ पर से समझ सकते हैं। इसका कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमारी बायोमास होती है, वो बायोमास को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए हमें इसको मुख्य रूप से हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थर्मोकेमिकल और आपका वो केमिकल और आपका बायोकेमिकल, ये दो प्रक्रिया के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको, दो टेक्निक्स हैं हमारे पास, वी हैव 2 टेक्निक्स। कौन कौन सी? पहली है आपकी थर्मोकेमिकल, देन जो हमारी सेकंड है वो है आपकी बायोकेमिकल। ये दो हमारी यहाँ पर टेक्निक होती है, थर्मोकेमिकल और हमारी बायोकेमिकल। तो देखिए जो पहला हमारा रूट है वो है आपका थर्मोकेमिकल। ये हमारी प्रोसेस किस में लगती है, कंबसन में, और इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है, एज हमें हीट मिलती है। ठीक है, देन हमारा जो थर्मोकपल का सेकेंड वाला है उसमें आता है हमारा पायरोलाइसिस। ठीक है, पायरोलाइसिस में हमें आपका बायो ऑयल मिलता है। ठीक है, देन हमारी जो थर्मोकपल होती है उसका एक और प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं गैसिफिकेशन। यहाँ पर हमें साइन गैस मिलती है। ठीक है, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं। उसके अलावा आते हैं हमारे बायोकेमिकल, ये पता नहीं एनॉर्कोबिक यहाँ कैसे आ गए, इसको बिठाते हैं। ठीक है, तो ये वाली हमारी डाइजेशन में काम आती है, और उसमें बायोगैस हमारा एज अ प्रोडक्ट निकलता है। देन हमारी जो बायो केमिकल की सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है आपकी फर्मेंटेशन, जिसमें हमें एथेनॉल निकलता है। जो आप गाड़ियों के बारे में सुन रहे हैं ना, जो आपका E20 जो हमारा फ्यूल है उसमें वही जो आपका एथेनॉल है वो इसी से निकलता है, यही प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए इनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है। आपका जो भी 5 टाइप्स है आपके, ये कंबसन, आपका पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, डाइजेशन और फर्मेंटेशन, तो इनके बारे में मैंने यहाँ पर एक एक करके दिखाया भी है। बाकी मैं इसको आपको अभी इजी वे में समझा भी देता हूँ, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा आपका कंबसन। तो कंबसन में क्या है, इसमें हम डायरेक्ट बर्निंग करते हैं आपकी बायोमास की, कहाँ पर, हवा की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, हमें हवा की मौजूदगी में हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, इसका हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें यहाँ पर से आउटपुट में हमें हीट मिलती है, लेकिन इसकी जो इफिशियंसी होती है वो बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30%। ठीक है, मतलब इसको कहने का मतलब क्या है, कंबसन वो होता है जहाँ पर हम हवा की मौजूदगी में बायोगैस को सीधे जलाते हैं और हमें क्या मिलती है, ऊष्मा मिलती है।
और इसकी इफिशियंसी जो है वो आपकी 20 to 30% होती है। सेकेंड है आपका पायरोलाइसिस, ठीक है, हमारी सेकेंड प्रोसेस है वो पायरोलाइसिस। इसमें जो आपका इसमें होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ये। और इसमें हम 300 से 650 डिग्री के बीच में करते हैं। इसमें हमारे जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके बायो ऑयल मिलता है, या फिर आपको बायोचार मिलता है, या जिसकी गैस है वो मिलती है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना हम लोग 300 से 650 डिग्री पर बायोमास का यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। जब हमारा ये आपका 300 से 600 डिग्री में बिना ऑक्सीजन में जो आपका बायोमास यहाँ पर थर्मल डिपोजिशन होता है, तो इससे हमारे बायो प्रोडक्ट मिलते हैं जो आपके बायो ऑयल होता है, ठीक है। ये इसका टाइप है। देन इसके बाद थर्ड है हमारा गैसिफिकेशन। देखिए गैसिफिकेशन क्या होता है? गैसिफिकेशन में हम लोग यहाँ पर आधा ही इसको जलाते हैं, मतलब पार्शियल कंबसन करते हैं, और एक हम लोग लिमिटेड कंट्रोल ऑक्सीजन देते हैं। मतलब एक लिमिटेड ऑक्सीजन देके हम लोग यहाँ पर इसको आंशिक रूप से जलाते हैं। किस टेम्परेचर पर? एट अ टेम्परेचर ऑफ 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर हमें आपका एक गैस प्रोड्यूस होती है जो होती है आपकी COH2 प्लस CH4, ये आपकी मीथेन है। बाकी इसमें गैसीफायर की जो इफिशियंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, 60 to 70%, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ, हम लोग एक कंट्रोल इसमें ऑक्सीजन में हम लोग 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आंशिक रूप में कंबसन करते हैं। मतलब पार्शियल कंबसन मतलब आंशिक रूप में कंबसन करते हैं। इसमें हमें जो गैस मिलती है COH2 CH4 का मिश्रण मिलता है, ठीक है। और इस गैसीफायर की इफिशियंसी अच्छी होती है विच इज़ 60 to 70%, ठीक है। देन हमारे पास आता है एनॉर्बिक डाइजेशन, ठीक है। हमारा फोर्थ होता है एनॉर्बिक डाइजेशन। ये होता है आपका माइक्रोबायल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है वो यहाँ पर आपका इसका ब्रेकडाउन करते हैं, और इसमें हमें क्या मिलता है, हमें बायोगैस मिलती है, ठीक है। ये हमारा कहाँ होता है? ये हमारा होता है आपका डाइजेस्टर के अंदर, जो हमारे यहाँ पर प्लांट होता है उसके डाइजेस्टर के अंदर। मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन के बिना जो सूक्ष्म जीवी द्वारा जो ऑर्गेनिक पदार्थ है वो टूटते हैं, तो यहाँ पर बायोगैस बनती है, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये आपका बायोगैस प्लांट या जो डाइजेस्टर हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ प्रोसेस है वो है आपकी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? जो आपका यहाँ पर शुगर या स्टार्च, इसको आप शर्करा या स्टार्च बोलते हैं, वो बेस्ड आपका बायोमास जो आपका E20 जो है आपका एथेनॉल वो यहाँ पर बनता है, ठीक है। इसमें कन्वर्ट करता है इसमें एथेनॉल में यूजिंग द यीस्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। ये हमारी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिंपल वे में इसको दिखा भी रखा है आपका, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। इसमें पायरोलाइसिस में हमें यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने लिखा है नो O2। O2 मतलब ऑक्सीजन के लिए, और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है आपका बायो ऑयल या चारा, ठीक है। सेकेंड है आपका गैसिफिकेशन, क्योंकि इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में एक बार कोई क्वेश्चन आया है। तो गैसिफिकेशन में क्या होता है, हमें लिमिटेड अमाउंट में हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं। तापमान आपका 800 से 1000 डिग्री होता है, और यहाँ पर साइन गैस एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। देन आता है हमारा एनॉर्बिक डाइजेशन, ठीक है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपका माइक्रोबाइस मतलब सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है, और हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिलती है आपकी बायोगैस, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आपकी बायोगैस के यहाँ पर कंपोजिशन और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब बायोगैस किस किस से मिलकर बनी है और उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। देखिए बायोगैस जो हमारी गैस है उसकी हम लोग सबसे पहले देखेंगे संरचना कैसी है, ठीक है। देखिए बायोगैस जो हमारी गैस है और उसमें कितने परसेंटेज क्या मिला रहता है। तो देखिए बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर, ठीक है। इन विच द मीथेन, हमारी जो मीथेन गैस है उसकी हमारी परसेंटेज है 55 to 65%, जो हमारी मीथेन है वो इसमें मिली रहती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 है वो यहाँ पर हमारी 30 to 40% मिली होती है। देन जो आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये हमारी आपके ट्रेस के रूप में मतलब बहुत कम मात्रा में मतलब 1% के आसपास या उससे कम मिली रहती है। और आपके नाइट्रोजन और वाटर वेपर बहुत कम, मतलब आपका 0 पॉइंट समथिंग के हिसाब से मिल रहते हैं, मतलब कुछ कण होते हैं इनके, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारी मेन दो गैसें होती है वो होती है आपकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों यहाँ पर मिली होती है आपकी बायोगैस पर, ठीक है। जो आपको यहाँ पर मेन जो याद करने की चीज़ है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकते हैं वो है ये, ठीक है। वो क्या है आपका
कि आपकी कैलोरीफिक वैल्यू आपकी बायोमास की क्या होती है। देखिए आपकी जो बायोगैस है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमारी 20 to 25 यहाँ पर मेगाजूल पर मीटर क्यूब होती है। ये एग्जाम एक बार डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल उसमें भी आ रखा है सीधे, ठीक है, डेटाबेस पूछा है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा था, इसने पूछा था कि इसका क्या किलो कैलोरी में क्या होगी इसकी वैल्यू। तो किलो कैलोरी में इसकी वैल्यू होती है आपकी 4700 से लेकर 5500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम प्योर मेथेन की बात करें, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्योर मेथेन, देखिए यहाँ पर बायोगैस थे, बायोगैस तो इन दोनों का मिक्सर हो गया। अगर हम प्योर मेथेन की बात करें उसका 35 से लेकर 37 आपका मेगाजूल यहाँ पर होता है, ठीक है। 35 से लेकर हमारा 37 मेगाजूल तक का इसकी यहाँ पर क्यूब वैल्यू होती है। देन इसके बाद आता है हमारा बायोगैस, हमारी जो आपकी बर्न होती है तब हमारी कौन सी गैस छोड़ती है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। ये हमारी आपकी ब्लू कलर की गैस छोड़ती है। जो उसकी लॉ होती है ना, आपकी गैस की जो आपकी लॉ होती है, गैस का कलर जो आता है वो आपका ब्लू कलर का आता है जब हम बायोगैस को बर्न करते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पर आइडियल डाइजेस्टर होता है उसका तापमान हम लोग लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये हमारी एक मेसोफेरिक रेंज है, जो हम इसका तापमान लेते हैं वो आपका लेते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी इसके बाद जो हम सबसे मेन देखेंगे वो होगा आपका कार्बन और नाइट्रोजन का हम किस मिक्सचर में हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका C/N रेशियो। व्हाट इज द C/N रेशियो? इट इज़ अ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का रेशियो क्या है हम वो वहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा आइडियल केस में जो हमारा यहाँ पर C/N का रेशियो होता है कार्बन टू नाइट्रोजन का, वो होता है आपका 20:1 या फिर 30:1। मतलब आपके एक अगर परमाणु आपका नाइट्रोजन का है तो उसके अनुपात में 20 आपके कार्बन के परमाणु होंगे, या एक अगर आपका नाइट्रोजन का है तो हमारे पास 30 यहाँ पर कार्बन के परमाणु होंगे। लेकिन हम जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं 25:1 और 30:1, ठीक है। मतलब 25 से लेकर 30 के बीच में हम लोग इस रेशियो में हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब देखिए अगर क्या होगा हम इसको कम या ज़्यादा कर दें, तो वो मैंने यहाँ पर बता रखा है आपका इफेक्ट ऑफ C/N रेशियो इम्बैलेंस। मतलब अगर हम C/N की जो रेशियो की रेशियो उसको हम चेंज कर दें तो क्या होगा। अगर C/N का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, C/N इज़ टू हाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, C/N का रेशियो जैसे ज़्यादा होगा मतलब C की वैल्यू बढ़ जाएगी, N की रेशियो कम हो जाएगी, N की वैल्यू कम हो जाएगी, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी, नाइट्रोजन कम हो जाएगा, तो यहाँ पर से हमें डाइजेशन जो रेट हो जाएगा वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। C/N रेशियो हमारा बढ़ने से यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे के कारण यहाँ पर डाइजेशन धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर C/N रेशियो हमारा कम हो जाए, मतलब आपका यहाँ पर क्या कार्बन कम हो जाए और नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाए, नाइट्रोजन ज़्यादा होने से यहाँ पर अमोनिया ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अमोनिया का बिल्डअप यहाँ पर ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पर हमारी जहरीली गैस उत्पन्न होगी, ठीक है। और हमारा जो गैस का उत्पादन है वो कम हो जाएगा, मतलब टॉक्सिक टू बैक्टीरिया, और हमारा गैस प्रोडक्शन यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे देखें टाइप्स ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर। हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ बायोगैस डाइजेस्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी मैंने यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाई है। तो देखिए हमारे पास मेनली दो टाइप होते हैं, एक आपका फिक्स डोम टाइप और एक है हमारा फ्लोटिंग डोम टाइप। तो ये दो आपके एग्जाम में भी आए, ये आपका फिक्स डोम तो आपके एग्जाम में आया है, बाकी आपका इसका ये वाला पार्ट आ रखा है KVIC का फुल फॉर्म, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फिक्स डोम टाइप और आपका फ्लोटिंग डोम टाइप। जो फिक्स डोम टाइप है उसको हम लोग दीन बंधु या फिर जनता मॉडल भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जो हमारी गैस है वो हमारी स्टोर होती है आपके फिक्स डोम के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारी गैस स्टोर होती है फिक्स डोम के अंदर, और इसका प्रेशर क्या होता है, वेरी करता है। जो आपका फ्लोटिंग ड्रम टाइप है, इसका नाम याद रखना, फ्लोटिंग ड्रम टाइप, इसको हम KVIC बोलते हैं। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है KVIC मॉडल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। इसमें जो ड्रम करता है वो ड्रम आपका फ्लोट होता है और राइसेस विद गैस विद कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जो आपका ड्रम है वो गैस के साथ ऊपर की ओर को उठता है और तैरता है, ठीक है। और इसका में प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। बाकी आप KVIC का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। KVIC का फुल फॉर्म होता है आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। बाकी ये आप जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो ये आया था कि KVIC में हम लोग कौन से टाइप, KVIC किस टाइप का होता है, तो KVIC इज़ अ फ्लोटिंग ड्रम टाइप, ठीक है। इट इज़ अ फ्लोटिंग ड्रम टाइप, ये हमारा फ्लोटिंग ड्रम टाइप का होता है। बाकी ऊपर तो पता चलेगा आपको। दीन बंधु क्या होता है, आपका दीन बंधु जो है वो आपका फिक्स डोम टाइप का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारे क्या बायोमास का जो आपका फॉर्मूला है वो,
ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास बायोमास में एनर्जी का हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर एनर्जी को निकालते हैं। तो इस जो आपका ये जो आपका चैप्टर है इसमें सिर्फ एक जो आपका फार्मूला है वो उसका यही है, और ये इसका मेन फार्मूला है आपका। इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आपका एनर्जी कंटेंट हमें बताते हैं कितना है। ठीक है, फार्मूला है एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट। ठीक है मेरे भाई, तो एनर्जी कंटेंट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं आपको ई से। एनर्जी कंटेंट ई से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका मास या वॉल्यूम, कुछ भी लिखे आप, मास और वॉल्यूम लिख दीजिए। चलो पूरा मास और वॉल्यूम। मास के लिए क्या आता है सिंबल, मास के लिए सिंबल आता है एम, और वॉल्यूम के लिए आता है एम। वॉल्यूम किसका होता है, वॉल्यूम होता है आपका गैस वगैरह का। ठीक है, हम इसको मास या वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, आपके कैलोरीफिक वैल्यू से। ठीक है, मल्टीप्लाई विद कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में, CV, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ आपका ये। ठीक है, मास और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू से। अगर हम सॉलिड या लिक्विड, ठीक है, हम लोग इसकी करते हैं बात, तो ये देखिए एक मिनट ना, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इतने लेते हैं। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पर सॉलिड या लिक्विड बायोमास की बात करता हूँ, सॉलिड या लिक्विड, लाइक QUID, ठीक है, सॉलिड या लिक्विड अब बायोमास की बात करूँगा, तब देखिए, तब यहाँ पर हमारी ई की वैल्यू जो एनर्जी कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस केस में जो हमारी एनर्जी कंटेंट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कि सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या ये यूज़ करते हैं हम लोग, मास। मास के लिए आ जाएगा M इंटू कैलोरीफिक वैल्यू के लिए CV। ठीक है, तो M इंटू CV यहाँ पर ये हमारे आगे, और ये हमारे किस में आएगा, ये हमारा आएगा आपका मेगा जूल पर किलोग्राम पर। ठीक है, मास के लिए क्या आएगा, किलोग्राम। वहीं अगर मैं आपका गैसेस के लिए बात करूँ, जैसे आपके बायोगैस के लिए कर देता हूँ, अगर गैस है मतलब बायोगैस के लिए बात करने, बायोगैस के लिए एनर्जी कंटेंट क्या आएगा, बायोगैस के लिए एनर्जी कंटेंट E हमारा क्या होगा, गैस के लिए क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू कैलोरीफिक वैल्यू CV। ठीक है, ये, और इसकी यूनिट किस में होगी, ये हमारी यूनिट होगी आपकी मेगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो बस ये दो आपकी मतलब ये फॉर्मूला है आपका, ये आप याद कर लीजिएगा। आपका सॉलिड और लिक्विड के लिए ये होता है और बायोमास के लिए ये होता है। ठीक है, आइए इसके थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, बाकी MCQ में तो मैंने MCQ रखे हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल में थोड़े आपके कैलकुलेशन वाले रखें तो ईजिली हम लोग कर लेंगे। देखिए, तो न्यूमेरिकल 1 जो दिया है वो है आपका बायोगैस एनर्जी कंटेंट। ठीक है, वो हमारा बायोगैस एनर्जी कंटेंट उसी फॉर्मूले पर है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, हमें दिया है अब बायोगैस प्लांट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अब बायोगैस प्लांट ऑपरेट, प्लांट प्रोड्यूसेस 50 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस कंटेनिंग 60% ऑफ CH4, मतलब 60% उसका उसमें मीथेन है, 40% आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्योर मीथेन इज 35 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, फाइंड द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द बायोमास बायोगैस प्रोड्यूस, अज्यूम द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रीब्यूट नो एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी यहाँ पर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तब हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेथेन। ठीक है, इन आपका जो आपका बायोमास में हमारा कितना वॉल्यूम है मेथेन का, तो क्या दिया है यहाँ पर हमारे मेथेन का वॉल्यूम है 60% हमारा, और बायोमास कितना है हमारा 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ मेथेन के लिए CH4 लिखता हूँ इन बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में हमारा कितना वॉल्यूम है वो देखिए, वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा हमारा 60% ऑफ 50 मीटर क्यूब, मतलब इसका हमें 60% निकालना है। तो 60% क्या हो जाएगा, 60% मतलब हो जाएगा 0.6 इंटू कितना हो जाएगा 50, तो 5 छक्का 30, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा आपका 30 मीटर क्यूब, हमारी यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एनर्जी कंटेंट। एनर्जी कंटेंट, एनर्जी कंटेंट क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा, E इज इक्वल टू, देखिए गैस की बात करने तो क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू कैलोरीफिक वैल्यू CV। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू किसकी, हमारी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेथेन की हमें दी है CH4। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे,
वॉल्यूम कितना आया, हमारे वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर से ये आपका 30, तो ये आ जाएगा 30 इंटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मेथेन, मेथेन की कैलोरीफिक वैल्यू आपकी 35, ये 35 अब मेगाजूल पर मीटर क्यूब, तो 30 इंटू 35 हो जाएगा, ठीक है, किसमें आपकी मेगाजूल में पर मीटर क्यूब। और इसका क्या था, इसका था मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से ये वाला मीटर क्यूब कट जाएगा, तो किसमें आएगी ये मेगाजूल में, तो 35 हो जाएगा आपका 105, तो 105 के पीछे 1 जीरो और आ जाएगा 1050 मेगाजूल, तो ये हमारा एनर्जी कंटेंट आएगा आपका 1050 मेगाजूल, इतना आंसर, ठीक है। बस आपके इस फॉर्मूले में बेस है, आपका कैलोरीफिक वैल्यू हमें दी थी मेथेन की, बस ये दिया था 60% है हमारा मेथेन, तो हमें इसका ये बताना था क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है इसमें कोई एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को नेगलेक्ट करके सिर्फ वैल्यू निकाल दी इसकी। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए अगला न्यूमेरिकल है आपका C/N, कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो के ऊपर। क्वेश्चन दिया हमें एन ऑर्गेनिक वेस्ट सैंपल कंटेन 500 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, 500 किलोग्राम का हमारे पास कार्बन है और 20 किलोग्राम की नाइट्रोजन है, तो हमें C/N रेशियो कैलकुलेट करना है और कमेंट करना है वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन और नॉट, ठीक है, ये हमारे इसके लिए सूटेबल है या नहीं। तो देखिए C/N रेशियो निकालते हैं, तो C/N ये निकालते हैं, तो C की वैल्यू क्या दी है आप ऊपर से देखिए, कार्बन की वैल्यू है आपकी 500 किलोग्राम, तो ये आएगा आपका 500 किलोग्राम, और नीचे हमारी वैल्यू क्या है, ये हमारी आपकी 20 किलोग्राम, तो ये तो ईजीली कट जाएगा, देखिए कैसे, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 दूनी 50, 25/1, मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 25:1, 25:1। तो देखिए ये हमारा C/N की वैल्यू क्या आ गई, C/N की वैल्यू हमारी आ गई, C/N की वैल्यू आ गई हमारी 25:1, वो हमारे किस केस में था, ये हमारा आइडल केस में था, बिल्कुल, तो ये हमारा यहाँ पर आइडल केस में हमारी वैल्यू आ गई, क्योंकि आइडल जो हमारी रेंज थी वो हमारी क्या थी 20:1 से लेकर 30:1, तो उसी के बीच की वैल्यू है 20:1 से लेकर 30:1, ठीक है, तो हमारे पास ये सूटेबल है आपका बायोमास प्रोडक्शन के लिए, तो क्या लिख दूंगा, सूटेबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए ये यहाँ पर सूटेबल रहेगा। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, वो आपका गैसीफायर इफिशियंसी पर है। देखिए इफिशियंसी वाला ये आपका फॉर्मूला है, देखिए इफिशियंसी का तो मतलब आपको बताइए ना, इफिशियंसी क्या होता है, सिंपल हमारा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, और अगर हमने परसेंटेज में निकालनी इफिशियंसी तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने कहीं भी इफिशियंसी का फॉर्मूला दिखे, इफिशियंसी निकालनी हो, तो यही होता है हमारा इफिशियंसी, कि हमने इनपुट कितना दिया उससे आउटपुट कितना मिल रहा है, वो हमारी होती है इफिशियंसी। तो देखिए उसी के पे बेस है आपका ये वाला क्वेश्चन, तो क्या दिया है, अब बायोमास गैसीफायर कंज्यूम बायोमासेस विथ एनर्जी इनपुट ऑफ 800 मेगाजूल, इनपुट है 800 मेगाजूल एंड प्रोड्यूसर गैस विथ एनर्जी आउटपुट ऑफ 520 मेगावाट, इनपुट है 800, आउटपुट है 520, तो हमें इफिशियंसी बताएं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसके बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बन गए ना, बहुत सिंपल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, एनर्जी इनपुट, एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, एनर्जी दी है तो एनर्जी के टाइम में लिख दिया मैंने, बाकी परसेंटेज में निकालने के लिए 100 के लिए कर दिया, तो क्या है हमारी, ये है आपका 520, आउटपुट में हमारी 520 मेगाजूल है, मेगाजूल से मेगाजूल कट जाएगा तो लिखता नहीं हूँ मेगाजूल को, और इनपुट है हमारा 800 इंटू 100, ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट देंगे, 520/8, ठीक है, 520 को हम लोग यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8×6 = 48, यहाँ 4 जीरो 8×40, तो आ गया 65%, तो इसकी इफिशियंसी क्या आ गई 65%, तो परसेंटेज इफिशियंसी इज़ 65, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी जो इसके क्वेश्चन होंगे वो हम MCQ में देखेंगे। अब हम अपना अगला टॉपिक जो आज का है वो है आपका जियोथर्मल, वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी, तो हम इसको शुरू करते हैं, वो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। पहला टॉपिक है जियोथर्मल एनर्जी, इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका सोर्स क्या है, ठीक है। देखिए जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, वो
एनर्जी जो हमें अर्थ के इंटरनल सोर्स से मिलती है, ठीक है, जो हमारे अर्थ से हमें मिलती है आंतरिक रूप से, ठीक है, हम उसको बोलते हैं आपके जियोथर्मल एनर्जी। मतलब आपके जो आपकी अर्थ है उसकी क्रस्ट और कोर के अंदर जो जमा गर्मी होती है ना, जैसे हमारी अर्थ में यहाँ पर लेयर होती है आपकी मेंटल कोर, ठीक है, और क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम अंदर की ओर को जाते हैं, अर्थ की गहराई की ओर को जाते हैं, मतलब बीच वाले पॉइंट की ओर को जाते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और एक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे आपका यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो होते हैं, इनका क्या होता है, इनका डीके होता है, मतलब इनका क्षय होता है, और इसके कारण यहाँ पर गर्मी निकलती है। और जब आपकी पृथ्वी जिस टाइम बनी होगी तब की जो इसमें गर्मी होती है वो स्टोर होती है, उसको ही हम लोग यहाँ पर एज अ एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो वो यहाँ पर हमारी आती है जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखूँगा चलो फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। जियोथर्मल का एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपकी हीट एनर्जी जो होती है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी स्टोर्ड विद इन द अर्थ, विद इन द अर्थ, कहाँ पर, अर्थ के क्रस्ट पर या फिर उसके कोर पर, ठीक है, बाहर वाली उसमें नहीं है, क्रस्ट एंड कोर, जो अंदर वाली चीज़ है यही, क्रस्ट और कोर पर, ठीक है। और मेनली किससे होती है आपका, मेनली फ्रॉम रेडियो एक्टिव जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, तो ये लिखता हूँ सीधे आपका, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डीके ऑफ एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको पता ही है, वो यूरेनियम, थोरियम वगैरह होते हैं, यूरेनियम या थोरियम वगैरह उनके उससे होते हैं, ठीक है। इसमें हम या फिर प्लस हमारा क्या होगा यहाँ पर, जो हमारे पास जो अर्थ की रेसिडुअल हीट है उसके कारण, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्लस रेसिडुअल, रेसिडुअल हीट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन, रेसिडुअल हीट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन। जब अर्थ बनी होगी उस टाइम जो उसके अंदर हीट जमा होगी उसके थ्रू, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, हीट एनर्जी स्टोर्ड विद इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड कोर, मेनली फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा, प्लस जो आपका रेसिडुअल आपकी हीट है आपका अर्थ फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको वो पता होना चाहिए, जो आपका क्या नाम है, अर्थ है उसमें आपके 3 होती है लेयर, आपकी क्रस्ट होती है, मेंटल होती है और हमारी आउटर कोर होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी इनर कोर भी होती है। तो टोटल हमारी यहाँ पर 4 लेयर होती है। और जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर मतलब डेप्थ की ओर को आते हैं, इसका टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर या इनर कोर, ठीक है। इसके कारण जैसे हम अंदर की ओर को जाते हैं, मतलब डेप्थ की ओर को जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे पास ऊष्मा मिलती है हमें, ठीक है। उसके कारण हम लोग यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जियो मतलब आपकी क्या होगी, आपकी अर्थ मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब ऊष्मा, मतलब पृथ्वी की ऊष्मा का यूज़ करके जो हम एनर्जी बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। देखते हैं अब अगला दिया है इसमें आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में लिख के भी आ रखा है, मतलब एक बार एग्जाम में पूछा है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है। देखिए जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, पहले ग्रेडियंट मतलब देखिए, ग्रेडियंट मतलब होता है आपकी हाई से लो की ओर को जाना, मतलब ऊपर से अंदर की ओर को जाना, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आपका अर्थ की जो डेप्थ है उसकी ओर को जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे तापमान में जो इंक्रीज आता है उसको हम बोलते हैं आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। इसमें ये इसने एक बार पूछा था कि कितने डिग्री का तापमान पर यहाँ पर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो 1 मिनट इस कलर से करते हैं। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं, जो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग अंदर की ओर को जा रहे हैं पृथ्वी के सेंटर की ओर को, वैसे वैसे कितना इंक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट, ठीक है। इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है वो मैं बताता हूँ आपको। इसकी एवरेज वैल्यू होती है हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पर किलोमीटर, ठीक है। मतलब हर एक किलोमीटर को अगर हम अंदर की ओर को जाएंगे, जैसे अर्थ है, ये अर्थ के अंदर की ओर इधर की ओर को आने में पर डिग्री में, मतलब हर एक किलोमीटर में 1 किलोमीटर हम लोग अगर अंदर की ओर को आएंगे अर्थ के, तो आपका 25 से लेकर 30 डिग्री आपका तापमान इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा तापमान इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट। और जहाँ जहाँ पर हमारे हॉट स्पॉट होते हैं, मतलब हॉट स्पॉट मतलब ऐसे एरिया जहाँ आपका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हॉट स्पॉट एरिया, वहाँ पर आपका पर किलोमीटर अगर हम अंदर को जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर किलोमीटर तापमान इंक्रीज हो जाता है हॉट स्पॉट एरिया का, ठीक है। हॉट स्पॉट एरिया वो एरिया जहाँ पर आपका बहुत कम आपका गहराई में जाने पर भी आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है आपकी टेम्परेचर की, ठीक है। देखिए अब इसमें भी आपका एक फार्मूला है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपका जियोथर्मल में एक फार्मूला आता है, वो भी आपका टेम्परेचर के रिलेटेड है, तो वो आता है आपका टी टेम्परेचर इज इक्वल टू टी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट, ये जो हमने ऊपर निकाला इसकी वैल्यू, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग कितने अंदर गहराई में जाएं उससे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेप्थ, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। और यहाँ पर टी नॉट क्या है, टी नॉट की वैल्यू बताता हूँ। टी नॉट है हमारा सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। टी नॉट इज सरफेस टेम्परेचर। और डेप्थ को किस में लेंगे, क्योंकि आपका पर डिग्री किलोमीटर है, तो डेप्थ को हम हमेशा लिखेंगे आपका किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है। ये फॉर्मूले को आप लोग याद भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज कि हमारे पास जियोथर्मल के कौन कौन से यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है पहला आपका हाइड्रोथर्मल, सेकंड है आपका जियो प्रेशर, थर्ड है आपका हॉट ड्राई रॉक, और फोर्थ है आपका मैग्मा रिसोर्स, ठीक है। जो आपका हाइड्रोथर्मल होता है उसके टेम्परेचर रेंज बहुत वेरी करती है। इसका एग्जांपल देंगे आपका, हमारे पास कॉमर्शियल यूज़ में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जियो प्रेशर हमारे मॉडरेट होता है और आपका हाई मॉडरेट से लेकर हाई प्रेशर के रेंज में आता है, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है और उसका प्रेशर हाई होता है, ठीक है। ये आपका कंटेन करता है आपका डिजोल्व मीथेन, ठीक है, आपका CH4। बाकी आपका जो हॉट ड्राई रॉक है ये आपका हाई टेम्परेचर पर है, इसमें आपका नो नेचुरल फ्लूइड, कोई भी आपका नेचुरल फ्लूइड नहीं होता है, उसमें वाटर इंजेक्ट करते हैं हम लोग आर्टिफिशियली, बाहर से हम लोग आपका वाटर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और आपका मैग्मा जो होता है इसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब वेरी हाई आपका टेम्परेचर मतलब मोल्टन रॉक का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, ठीक है। ये हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो देखिए जो इंडिया में है ना, जो भारत में एक बार एग्ज़ाम में आ रखा है कि पुंगा वैली किस आपका राज्य में या फिर किस यूटी में, जो इंडिया में जियोथर्मल वाले इलाके हैं ना, तो उसमें एक आता है हमारा पुंगा वैली। स्पेलिंग क्या होती है पुंगा वैली की, पूगा वैली हिंदी में लेता हूँ चलो ठीक है। पूगा वैली है एक हमारा लद्दाख में, ठीक है, जहाँ के हमारे सोनम वांगचुक हैं, जिनके आपका देख रहे हैं आजकल कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको उठा के ले गए थे। तो लद्दाख में ये जगह है जहाँ पर आपका ये आपका जियोथर्मल प्लांट लगा है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा छत्तीसगढ़ में लगा है जिसको आप तातापानी बोलते हैं, तो पुराना है। उसके अलावा एक मणिकर्णक जो आपका हिमाचल प्रदेश में लगा है, ठीक है। तो ये 3 नाम शायद से आपके GK वगैरह में SSC JEE में आए भी हैं, तो खैर ये आप याद कर लेना। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपका जियोथर्मल पावर प्लांट और उसके टाइप, जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं और उसके टाइप क्या क्या है। देखिए मेनली जो हमारे आपका जियोथर्मल पावर प्लांट है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके ड्राई स्टीम टाइप, फ्लैश स्टीम टाइप और बाइनरी साइकिल। सबसे मेन जो हमारा है वो आपका फ्लैश स्टीम टाइप है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारे प्लांट है 3 टाइप के, ड्राई स्टीम, फ्लैश स्टीम और आपका बाइनरी स्टीम। तो जो आपका ड्राई स्टीम होता है उसका टेम्परेचर 180 डिग्री इसके हाई होता है, आपका फ्लैश टाइप का 180 से लेकर 260 डिग्री, और आपका जो बाइनरी साइकिल है उसका आपका 100 से लेकर 180 डिग्री का तापमान रहते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका ये ड्राई स्टीम है, ड्राई स्टीम टाइप का है, इसमें जो हम देते हैं वो स्टीम को डायरेक्ट टरबाइन में देते हैं और यहाँ पर सेपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो स्टीम डायरेक्टली ड्राइव टरबाइन, ठीक है। जो स्टीम जो है वो सीधे आपको टरबाइन को घुमाती है, कोई भी आपका सेपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब सेपरेटर मतलब जो आपका पानी और भाप को अलग अलग करे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ड्राई स्टीम में। सेकेंड है आपका फ्लैश स्टीम,
जो आपका 180 डिग्री से लेकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। इसमें हम लोग आपका हॉट वाटर फ्लैश कराते हैं इन स्टीम सेपरेटर। यहाँ पर स्टीम सेपरेटर का यूज़ करता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर हॉट वाटर को यहाँ पर अलग करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या करता है, जो भाप है और गर्म पानी को ये अलग अलग करता है, जिसको आप फिर आपको टरबाइन में देता है और टरबाइन क्या करती है, ड्राइव करती है। देन हमारा आता है बाइनरी साइकिल। ठीक है, इसमें आपका हीट एक्सचेंजर से दूसरे कम बॉयलर पॉइंट वाले जो आपका पानी है उसको गर्म करता है। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक रैंकाइल साइकिल पे काम करता है। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में आपको बता भी देते हैं। एक मिनट, नई स्लाइड लेते हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ, आपके ड्राई स्टीम प्लांट क्या होते हैं या फिर ये कैसे काम करते हैं। थोड़ा ड्राई स्टीम प्लांट तो 3 टाइप के। पहला आपका ड्राई स्टीम है। ड्राई स्टीम के बारे में देखिए, ये हमारा सबसे पुराना जो पहले से चलता आ रहा है वो है आपका। ठीक है, ये लिखता हूँ सीधे, ये हमारा सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें जो हमारी स्टीम है, उस स्टीम को हम लोग सीधे किस में देते हैं, स्टीम को हम लोग डायरेक्ट देते हैं आपका टरबाइन में। ठीक है, जो हमारे सीधे यहाँ पर टरबाइन को रन कराती है। ठीक है, इसमें हम लोग जो आपके भाप में इसमें पानी नहीं होता, इसलिए इसका नाम है ड्राई स्टीम। ठीक है, इसके भाप में पानी नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सीधे इसको टरबाइन में देते हैं। इसमें हम लोग सेपरेटर की नीड नहीं होती है, तो नो नीड ऑफ सेपरेटर। नो नीड ऑफ सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है, जो आपका पानी और भाप को अलग अलग करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका फ्लैश स्टीम प्लांट। फ्लैश स्टीम, देखिए फ्लैश स्टीम में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे आपके वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं वो यही है। ठीक है, मोस्ट यूज़ क्या लिखेंगे, मोस्ट यूजेबल, इसी टाइप का कुछ लिखेंगे। मतलब इंडिया, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो हाई प्रेशर का पानी है वो लाया जाता है, मतलब जिसकी आपकी ग्रेटर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 180 से लेकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर गर्म पानी लेके जाता है, जिसको आपको फ्लैश करते हैं और इसको सेपरेटर के थ्रू पानी और इसमें अलग अलग करते हैं। ठीक है, सेपरेटर लगा के हम लोग इसमें यहाँ पर पानी और भाप में अलग अलग करते हैं, और इसके भाप सिर्फ हम भाप को, जो आपकी स्टीम है उसको ही लेके जाते हैं फिर। ठीक है, वाटर और स्टीम को अलग अलग करने के बाद स्टीम को हम लोग यहाँ पर टरबाइन में लेके जाते हैं, जो यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बाइनरी साइकिल। थर्ड है हमारा बाइनरी साइकिल। ठीक है, बाइनरी साइकिल क्या होता है, ये आपका लो टेम्परेचर में काम करता है। आपने देखा भी था, इसका पीछे दिखा भी देता हूँ। 100 से लेकर 160 के आसपास, 180 के आसपास, ये देखिए 100 से लेकर 180 डिग्री के आसपास ये काम करता है। वर्किंग टेम्परेचर लो टेम्परेचर पर काम करता है। लो टेम्परेचर कितना आपका 100 से लेकर 180 डिग्री के आसपास। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जियोथर्मल पानी है उसको सीधे टरबाइन को नहीं देते हैं। पहले हम लोग हीट एक्सचेंजर से इसको हीट एक्सचेंजर की जो गर्मी को एक हम लोग पानी में देते हैं, फिर उसको ट्रांसफ़र करके हम लोग बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं, जिससे भाप बनती है। देन यहाँ पर हम लोग इसको आपको टरबाइन में देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आप सिंपल से ये याद करिए, जो आपका आता है वो आता है आपका ORC। ठीक है, ये आपका आता है ORC किससे रिलेटेड है, क्या है आपका ऑर्गेनिक रैंकाइल साइकिल। ऑर्गेनिक रैंकाइल साइकिल, रैंकाइन साइकिल। ठीक है, ये आता है जो ऑर्गेनिक रैंकाइल साइकिल है, वो आपका है बाइनरी साइकिल का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हो गया। ठीक है, जो आपका फ्लैश स्टीम है ये आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आप याद करके लीजिएगा कि मोस्ट आपका यूजेबल आपका पावर प्लांट कौन सा है, मतलब प्लांट कौन सा है, वो आपका फ्लैश स्टीम टाइप का। ठीक है, आइए अब इसकी इफ़िशियंसी के बारे में बात करते हैं। इसकी इफ़िशियंसी और थीमाएँ क्या है। देखिए, जो आपकी जियोथर्मल है ना, इसकी इफ़िशियंसी आपके जनरल देखेंगे तो बहुत कम होती है। इसकी इफ़िशियंसी कम होती है क्योंकि इसका सोर्स का जो तापमान है, मतलब सोर्स की जो आपकी जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, इसलिए इसकी इफ़िशियंसी भी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम इफ़िशियंसी देखेंगे तो यहीं पर लिख देते हैं। चलो, जो हमारी एक्चुअल प्लांट की इफ़िशियंसी होती है, ACTUAL, एक्चुअल प्लांट इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी के लिए साइन मानते हैं, इफ़िशियंसी वो बहुत लो होती है आपकी 10% से लेकर 10% to 20%, इतनी इफ़िशियंसी होती है बस। ठीक है, बाकी एक यहाँ पर आती है आपकी कैरनॉट इफ़िशियंसी। कैरनॉट हमारी साइकिल होती है,
कार्नोट साइकिल, और आपने ब्रेटन साइकिल और आपने रैंकिन साइकिल पढ़ी होगी पावर प्लांट में, तो वहाँ पर जो आपकी कार्नोट साइकिल है उसकी हम लोग यहाँ पर इफिशियंसी देखते हैं, ठीक है, वो आपके जियोथर्मल में यूज़ होती है। तो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट, CARNOT, ये होती है हमारी 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड, मतलब आपका कोल्ड में टेम्परेचर कितना है, अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट, ठीक है। इसका रेशियो को हम 1 से डिवाइड करते हैं, ये हमारे यहाँ पर वैल्यू आती है। और जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर केल्विन में लिखते हैं, डिग्री में नहीं लेंगे, केल्विन में लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी लिमिटेशन चलो यहीं पर लिख देते हैं। देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, पहले तो यही इसकी लिमिटेशन होगी, क्योंकि हम लोग वही जगह पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आपके अर्थ में कम आपके गहराई में जाने पर ही हमें अच्छी ऊष्मा मिले, ठीक है। मतलब आपके ये लोकेशन स्पेसिफाई होती है, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपकी लोकेशन में जिस जगह पर आपका जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा है वहीं उसका यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे आपको, लोकेशन स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड का इमिशन होता है, जो एक जहरीली गैस है, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का इमिशन होता है। तो लेकिन ये कम मात्रा में होता है, लेकिन होता तो है 1% के आसपास इसमें से ये वाली गैस आती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इसमें इसका यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक आपको जैसे अंडे वो नहीं होते बॉयल, मतलब उस अंडे को जैसे फ्राई करते हैं उस टाइप की स्मेल आती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको सही करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग आपका एयर प्यूरीफायर प्लांट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर क्या होगा, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि हमें ड्रिल करना पड़ेगा, ज़मीन को खोद के उतना अंदर जाना है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। ये सब इसके लिमिटेशन है, कभी अगर पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी हो गया। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़े, देन उसके बाद MCQ देखेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल है, पहला दिया है आपका न्यूमेरिकल है आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट निकालने पर। पहला है आपका क्वेश्चन इफ़ द सरफेस टेम्परेचर, सरफेस का हमारे पास टेम्परेचर दिया है वो है आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द जियोथर्मल ग्रेडियंट की वैल्यू आपके 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। फाइंड द टेम्परेचर एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है। मतलब सरफेस का टेम्परेचर है 20 किलोमीटर, आपका जियोमेट्रिकल ग्रेडियंट है आपका 30 किलोमीटर, 3 डिग्री गहराई पर, मतलब 3 किलोमीटर गहराई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में दिया है आपका डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें यहाँ पर सेल्सियस को सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे, इसमें आपका केल्विन पर, सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे किस में, केल्विन पर। तो आपको पता होगा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 273 यहाँ पर ऐड करते हैं आपका डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो देखिए पहला टेम्परेचर क्या दिया है हमें, पहला दिया है जो आपका हॉट टेम्परेचर है, मतलब जो यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया उसकी वैल्यू क्या है, वो है हमारी आपकी, एक मिनट, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना किस में, ऐसा तो दिया नहीं है, चलो हम इसको डायरेक्ट डिग्री में निकाल देते हैं, अगर दिया नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, T टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, T इज इक्वल टू क्या था, T0 प्लस आपका ग्रेडियंट प्लस डेप्थ, ठीक है, ग्रेडियंट इनटू कितना गहराई में गए, डेप्थ। तो यहाँ से हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखिए T0 की वैल्यू क्या है, T0 की वैल्यू क्या है, जो हमारी सरफेस पे है, सरफेस से वैल्यू आपकी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T0 की वैल्यू 20 है। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है, ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी 30 डिग्री पर किलोमीटर है, हर किलोमीटर में 30 डिग्री जा रहा है, और हम आपका 3 किलोमीटर अंदर गए, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 20 प्लस 30 या 90, तो 9 और 2 11, यह आ जाएगा आपका 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T की वैल्यू आ गई 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम चाहें तो इसको अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी अगर दिया होगा तो टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन केल्विन के लिए हम क्या करेंगे, 110 को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर देंगे, तो वो हमारे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके केल्विन के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा न्यूमेरिकल है, वो आपका कार्नोट इफिशियंसी पर है, आपका जियोथर्मल प्लांट की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार किसी स्टेट जेई के एग्जाम में आ रखा है, तो मैंने वहीं से लिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया, आ जियोथर्मल पावर प्लांट ऑपरेट विथ अ हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिजेक्ट हीट टू सराउंडिंग एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द मैक्सिमम थ्योरेटिकल,
मतलब कार्नोट इफिशियंसी ऑफ द प्लांट। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम इफिशियंसी बतानी है। कार्नोट इफिशियंसी क्या होगी? देखिए कार्नोट इफिशियंसी के लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस टी हॉट अपॉन टी कोल्ड। देखिए ये आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला ये वाला। तो देखिए 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हम इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू हम किस में लेने हैं? केल्विन में। तो देखिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन। तो पहले टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? आपका केल्विन पर, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर उसमें है आपका डिग्री में, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट, जो हॉट वाला है उसका टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, वो कितना है आपका? वो है आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 को हम लोग सेंटीग्रेड को यहाँ पर 273 से हम लोग ऐड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये केल्विन पर। तो ये हो जाएगा आपका 523 केल्विन, ठीक है। ये हमारी हॉट वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? हमारी कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड क्या है हमारा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 को हम लोग ऐड करेंगे, 30 प्लस 273। 30 प्लस 273 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 303 केल्विन। तो ये हमारे यहाँ पर टी हॉट और टी कोल्ड की वैल्यू आ गई। बस हमें इफिशियंसी बतानी है कार्नोट की। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट क्या होती है हमारी? 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोल्ड वाले की कितनी है आपकी? 303 अपॉन हॉट वाले की है 523। 330 अपॉन 523 को हम लोग डिवाइड करेंगे, देन 1 से आपका घटाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.579। तो 1 माइनस 0.579 क्या आएगा? ये हमारा आएगा 0.42, ठीक है। तो हमारी ये आपकी इफिशियंसी आ गई। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज में निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इसको परसेंटेज इफिशियंसी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफिशियंसी क्या आ जाएगी हमारी? 42% के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 42%, ठीक है। देखिए कार्नोट का जो आपका फॉर्मूला है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से डायरेक्टली आता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लिखा है। तो आप देखें, अब हम इसके देखेंगे MCQ, जो आपके बायोमास और आपके जियोथर्मल दोनों के एक साथ होंगे। तो देखिए MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है आपका? बायोगैस, जो आपका बायोगैस है वो मेनली कंसिस्ट ऑफ विच 2 टाइप्स ऑफ गैसेस। बायोमास में बायोगैस में कौन कौन सी 2 गैसें मेनली यहाँ पर होती है? देखिए ऑप्शन आपका दिया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सेकेंड दिया है आपका मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड दिया है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपका फोर्थ दिया है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका? देखिए आंसर नंबर बी। एक मिनट ऐसे करके देखें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये हुआ आंसर, इसका आंसर नंबर बी। देखिए यहाँ पर आपका मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CH4 जो हमारा मेथेन है वो अभी मैंने बताया था आपको कितना परसेंट होता है? ये हमारा 55 से लेकर 65% के बीच में हमारा ये मिला हुआ होता है। 55 से लेकर 65% के बीच में हमारा मेथेन होता है, प्लस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये आपका 30 से लेकर 40% के आसपास होता है, ठीक है। 30 to 40%। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला दिया है एन आइडियल केस, एन आइडियल C/N रेशियो। आइडियल जो C/N मतलब कार्बन और टू नाइट्रोजन का रेशियो है फॉर इफिशियंट बायोगैस प्रोडक्शन, वो कितना होता है? ये हमें यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका 5:1, सेकंड दिया है आपका 50:1, थर्ड दिया है आपका 20:1 to 30:1, फोर्थ दिया है आपका 100:1। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है? ये हमने अभी देखा था। इसकी वैल्यू आपकी हो जाए 20:1 से लेकर 30:1, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी हमारी वैल्यू होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ठीक है। हम जनरली जो यूज़ करते हैं वो आपको 25:1 से लेकर 30:1 यूज़ करते हैं। अगला है हमारा KVIC, जो हमारा KVIC मॉडल है ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज़ ऑल्सो नोन एज। देखिए KVIC ऐसे कहते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल मॉडल, ठीक है। इसमें हम लोग फिक्स डोम का यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग ड्रम का यूज़ करते हैं। आपका दीनबंधु मॉडल है या फिर बेस्ट टाइप है। देखिए ये मैंने आपको स्पेशली आपको नीचे लिख के भी दिया था क्योंकि ये एक बार एग्जाम में आ रखा है। तो हम लोग इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? हम लोग इसमें यूज़ करते हैं फ्लोटिंग ड्रम टाइप का यूज़ करते हैं। क्या आ जाएगा आंसर? फ्लोटिंग ड्रम टाइप, आंसर नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला दिया है आपका विच प्रोसेसेस कन्वर्ट बायोमास टू अ बायो ऑयल, और 4 इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में कौन से प्रोसेस से हमें बायोमास से हमारा बायो ऑयल या चार मिलता है। पहला दिया है आपका गैसिफिकेशन, ठीक है। सेकंड हमें दिया है आपका कंबसन, थर्ड दिया है आपका पायरोलाइसिस, और फोर्थ दिया है आपका फर्मेंटेशन। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ जाएगा पायरोलाइसिस। हमने अभी पढ़ा था इसका आंसर, वो था हमारा पायरोलाइसिस। एक मिनट, आंसर नंबर सी, पायरोलाइसिस हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग आपको ऑक्सीजन के बिना, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बायोमास का आपका डिकम्पोजन करते हैं, किसमें आपका बायो ऑयल और आपका चार के अंदर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिया आपका गैसिफिकेशन ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, जब हम गैसिफिकेशन करते हैं बायोमास का, तब यहाँ पर से हमें क्या मिलता है, एथेनॉल। सेकंड दिया आपका प्रोड्यूसर गैस, जिसको आपको साइन गैस बोलते हैं। थर्ड दिया आपका बायोडीजल, या आपका डी दिया है चार ऑयल। तो चार का तो अभी बताया, इसमें ये किस में मिलता है, या आपको मिलता है पायरोलाइसिस में। बाकी एथेनॉल मिलता है हमारा फर्मेंटेशन में, बायोडीजल हमें यहाँ पर मिलता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी, आपका साइन गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो यहाँ पर गैसिफिकेशन में हमें आपका साइन गैस या प्रोड्यूसर गैस मिलती है। अगला देखते हैं आपका, ये आपका टिपिकल कैलोरीफिक वैल्यू, हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ बायोमास बायोगैस अप्रॉक्सीमेटली, बायोगैस की टिपिकल कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होगी, 5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, 20 to 25 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। सी दिया है आपका 100 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, या आपका डी दिया है आपका 1 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा है बायोमास बायोगैस की आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है हमारी 20 to 25 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। वहीं अगर हमसे यहाँ पर सिंपल अब हमसे मेथेन की पूछा होता, तो मेथेन की होती है हमारी 30 to 35। अगर हमें मेथेन की पूछा होता कैलोरीफिक वैल्यू, तो वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 30 to 35 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें बायोगैस के पूछा है, बायोगैस इज द कंपोजिशन ऑफ आपका मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन दोनों को मिला के 20 to 25 होती है हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हमारा दीन बंधु मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट इज अ टाइप ऑफ, जो दीन बंधु आपका मॉडल है बायोगैस प्लांट का, वो किस टाइप का है, फ्लोटिंग ड्रम टाइप का है, फिक्स डोम टाइप का है, बैलून टाइप का है, या फिर बैच डिजास्टर टाइप का है। तो देखिए जो हमारा फ्लोटिंग टाइप का होता है ये होता है आपका KVIC, और हमें इसके अलावा क्या होता है आपका दीन बंधु, जिसको हम पॉपुलर भी बोलते हैं, वो हमारा होता है फिक्स डोम टाइप का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है, फिक्स डोम टाइप का। अगला देखते हैं। आइडियल डाइजेस्टर जो होता है उसका टेम्परेचर फॉर एनॉर्बिक डाइजेशन के लिए कितना होना चाहिए। देखिए एनॉर्बिक डाइजेशन के लिए जो हमारा आइडियल आपका यहाँ पर डाइजेस्टर है, उसका तापमान हम कितना रखते हैं, तो इसका तापमान हम रखते हैं आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको बताया भी था, एनॉर्बिक के लिए हम लोग आइडियल टेम्परेचर इसका 35 डिग्री रखते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपके एग्जाम में। आगे देखते हैं। एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, अर्थ का अप्रॉक्सीमेटली आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब जियोथर्मल क्या, हम कितने डिग्री, आप कितने किलोमीटर अंदर जा रहे हैं, मतलब हर किलोमीटर आपके अर्थ के डेप्थ की ओर को जाने पर कितना डिग्री का इंक्रीज हो रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया आपका 3 डिग्री पर सेंटीग्रेड, सेकेंड दिया आपका 30 डिग्री पर सेंटीग्रेड, फोर्थ आपका थर्ड दिया आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ दिया आपका 3000 डिग्री पर सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी होती है आपकी 25 डिग्री पर सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से लेकर आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर तक का, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 30 के उसमें दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री पर सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं। दिया है आपका विच जियोथर्मल पावर प्लांट टाइप इज मोस्ट वाइडली यूज अक्रॉस द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में कौन सा आपका जियोथर्मल पावर प्लांट सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। देखिए मैंने 100 बार बताया था इसको, मतलब 2-3 बार तो बता ही दिया था कौन सा आपका ड्राई स्टीम होता है, आपका फ्लैश टाइप होता है, आपका फ्लैश स्टीम होता है, आपका बाइनरी साइकिल होता है, या हॉट ड्राई रॉक साइड होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा फ्लैश स्टीम टाइप। फ्लैश स्टीम टाइप का हम लोग आपका
वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तो हाई टेम्परेचर में काम करता है, बाकी इसमें हम लोग आपका सेपरेटर का यूज़ करते हैं जो आपका हीट से मतलब आपका वेपर से आपका वाटर को अलग करता है। ठीक है, अगला देखते हैं जो बाइनरी साइकिल है। बाइनरी साइकिल जियोथर्मल प्लांट आर यूज विच थर्मोडाइनमिक साइकिल। देखिए यही क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आया था किस साइकिल पर काम करता है, तो ये करता है हमारा ORC पर काम। ठीक है, इट्स वर्क ऑन ORC। ORC मतलब ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल। ये हमारा प्लांट इस आपका साइकिल पे काम करता है विच इज़ ORC, ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल। अगला देखते हैं द मेन सोर्स ऑफ अर्थ इंटरनल हीट इज़। अर्थ की इंटरनल हीट का मेन सोर्स क्या है? मैंने बताया था कि अर्थ में जो आपका इंटरनल सोर्स है उसका मेन आपका सोर्स है रेडियो एक्टिव डीके, या फिर जो आपका अर्थ में जो आपका रेसिडुअल हीट है वो। तो क्या दिया ऑप्शन? सोलर रेडिएशन, बिल्कुल नहीं। सेकेंड है आपका रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल ठीक है। अगला दिया ओशन करंट, नहीं। आपका फोर्थ से दिया आपका विंड फ्रिक्शन, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट। अगला देखते हैं अच्छा पूगा वैली, ये है स्पेलिंग। पूगा वैली की स्पेलिंग ये है। तो इसमें दिया पूगा वैली इज़ नोन जियोथर्मल साइट इन इंडिया इज लोकेटेड इन। ठीक है, जो हमारी पूगा वैली है कहाँ लोकेटेड है मैंने बता भी दिया था, ये हमारी लोकेटेड है आपकी लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख हमारी यूटी पर हमारी ये लोकेटेड है आपकी पूगा वैली। ठीक है, यहाँ पर हमारी जियोथर्मल साइट है। इसके अलावा हमारी एक छत्तीसगढ़ में तो ताताकोर और हिमाचल में मणिकर्णिका। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, वो है आपका टिपिकल एक्चुअल इफ़िशियंसी रेंज ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। देखिए जियोथर्मल पावर प्लांट की जो टिपिकल इफ़िशियंसी रेंज है वो यहाँ पर कितनी होती है ये हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें पता है कि इसकी इफ़िशियंसी बहुत कम होती है, अभी बताया था मैंने आपको 10 से लेकर 23% के आसपास हम लोग इफ़िशियंसी होती है, 10 to 23%। तो बहुत लो इफ़िशियंसी होती है क्योंकि यहाँ पर जो आपका बाई प्रोडक्ट निकलता है हीट वो बहुत कम मात्रा में यूटिलाइज हो पाती है। तो 10 to लेकर 23% हम लोग यहाँ पर इसका आंसर लगाएंगे। अगला देखते हैं ये लास्ट PYQ है, मतलब ये आपका लास्ट MCQ है। इसमें दिया है कि ड्राई स्टीम जियोथर्मल प्लांट रिक्वायर रिजर्वायर टेम्परेचर ऑफ। जो हमारा ड्राई स्टीम का जियोथर्मल पावर प्लांट है, ड्राई स्टीम के लिए हम जो आपका रिजर्वायर का यूज़ करते हैं उसमें टेम्परेचर कितना यूज़ करते हैं। तो देखिए हमने अभी करा था जो ड्राई स्टीम है, ड्राई स्टीम में हम लोग यूज़ करते हैं आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो हमारा फ्लैश स्टीम टाइप का था, फ्लैश स्टीम, उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे मेरे भाई? 180 डिग्री से लेकर 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। ठीक है, और जो हमारा बाइनरी साइकिल था वो आपका लो टेम्परेचर के लिए था। बाइनरी साइकिल किसके लिए था? हमारा लो टेम्परेचर, जिसमें हमारे टेम्परेचर की वैल्यू 100 से लेकर मैक्सिमम 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम लोग जाते थे। तो यहाँ पर क्या पूछा? ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम के लिए क्या हो जाएगा? ड्राई स्टीम के लिए हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो MCQ कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे रिवीजन, वन शॉट रिवीजन। ठीक है, 1 पेज का रिवीजन देखेंगे हम लोग। तो पहले हम देखेंगे बायोमास का। ठीक है, जो हमारी बायोमास वाली थी पहले हम उसका देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर वन शॉट बना रखा है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है, बाकी मैंने इसकी की वैल्यू और फैक्ट लिखे हैं। पहला है आपका बायोमास कंपोजिशन। बायोमास किस चीज़ का कंपोजिशन होता है? वो होता है आपका CH4 मेथेन, 55 से लेकर 65% मेथेन होती है। बाकी यहाँ पर आपका, इससे करता हूँ 1 मिनट, बाकी यहाँ पर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपका 30 से लेकर 40% होती है। देन हमारी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस क्या होती है? वो होती है आपकी 20 से लेकर 25 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। बाकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्योर मीथेन CH4 की वैल्यू होती है आपकी 35 से लेकर 37 मेगाजूल पर मीटर क्यूब। देन आइडियल C/N कार्बन बाई नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो 20:1 से लेकर 30:1 के बीच में होता है। जो हमारा डाइजेस्टर का टेम्परेचर होता है आपका मेसोफेलिक के लिए वो होता है आपका अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपका फिक्स डोम डाइजेस्टर है उसको क्या हम और किस नाम से जानते हैं? उसको हम दीनबंधु जानते हैं या फिर जनता मॉडल के नाम से जानते हैं। बाकी जो फ्लोटिंग ड्रम डाइजेस्टर है उसको हम बोलते हैं आपका KVIC। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन मॉडल। ठीक है,
आपका इसके बाद आता है पायरोलाइसिस। इसके बारे में भी एग्जाम में आ रखा है, तो वही मैंने पॉइंट लिखा जो एग्जाम में आ रखा है। पायरोलाइसिस में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, बायो ऑयल या फिर आपका चर मिलता है। ठीक है, गैसिफिकेशन हमारी प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिमिटेड अमाउंट में हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। टेम्परेचर आपका 800 से लेकर 1000 डिग्री होता है और यहाँ पर आपके प्रोड्यूसर गैस मतलब साइन गैस मिलती है जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है 60 to 70%। एनॉर्बिक डाइजेशन, ठीक है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइक्रोबीस मतलब जो आपके सूक्ष्म जीवी हैं उनके द्वारा यहाँ पर यूज होता है और यहाँ पर आपकी बायोगैस का जो निर्माण होता है एज अ प्रोडक्ट। बाकी एक फॉर्मूला था हमारे यहाँ पर जो आपका बायोमास में था, वो था एनर्जी का, E इज इक्वल टू आपका मास या फिर आपका वॉल्यूम लेंगे। मास कहाँ पर, आपका मास लेंगे आपका सॉलिड या लिक्विड के लिए, वॉल्यूम आप गैस के लिए लेंगे, इनटू कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका वन शॉट में ये अब मैंने बायोमास कंप्लीट कर दिया। अगला देखेंगे हम लोग किसके बारे में, वो देखेंगे हम जियोथर्मल के बारे में। तो ये रहा हमारा जियोथर्मल एनर्जी। देखिए इसके कॉन्सेप्ट और वही आपका की वैल्यू। तो क्या सोर्स ऑफ अर्थ हीट, हमारे अर्थ हीट में सोर्स मतलब अर्थ के जो हीट है उसका सोर्स क्या है, वो है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, यूरेनियम या थ्योरियम जो भी हमारे रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसके कारण यहाँ पर जो हीट बनती है उनके क्षय के कारण वो हमारे यहाँ पर इसका कारण बन जाता है। देन यहाँ पर एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट कितना है, 25 से लेकर 30 डिग्री पर किलोमीटर। ठीक है, हर 1 किलोमीटर अंदर जाने पर ज़मीन के डेप्थ के 30 से लेकर 25 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। फॉर्मूला सिर्फ एक है इसमें भी, वो आ गया टी, जो आपका टेम्परेचर निकालना है, टी नॉट सरफेस का टेम्परेचर प्लस जो आपका ग्रेडियंट की वैल्यू इनटू डेप्थ कितने गहराई में गए। ठीक है, बाकी यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, ड्राई स्टीम टाइप, फ्लैश स्टीम टाइप और आपका बाइनरी साइकिल। तो ड्राई स्टीम टाइप क्या है, ग्रेटर देन आपका 180 डिग्री, कोई भी सेपरेटर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ड्राई स्टीम है तो यहाँ पर पानी की ज़रूरत, पानी की बूंदें नहीं होती है। फ्लैश स्टीम टाइप 180 से लेकर 260 डिग्री तक का यूज़ करते हैं, ये आपका मोस्ट वाइडली यूज़ है, इसमें हम लोग सेपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन आप आता है बाइनरी साइकिल। सिर्फ इसमें इतना आता है कि आप किस डिग्री पर काम करता है, 100 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। बाकी ये इंपॉर्टेंट है इसका, ऑर्गेनिक रैंकाइन साइकिल ORC पर ये हमारा काम करता है। ठीक है, बाकी कार्नोट इफिशियंसी मैंने बताई थी, क्या आती इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, ये नीचे नहीं हो पाया तो मैंने इसे डैश करके लिखा है। ठीक है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट इन कैल्विन, जो टेम्परेचर होगा वो आपका कैल्विन में रखेंगे। ठीक है, और एक्चुअल प्लांट की इफिशियंसी, जो हमारी प्लांट की इफिशियंसी होती है जियोथर्मल की, वो हमारी यहाँ पर 10 से लेकर 23% के आसपास होती है। बाकी जो इंडिया में जियोथर्मल साइट है वो आपकी पूगा वैली लद्दाख में, बाकी मणिकर्णिका आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और जो आपका हमारा कल का लेक्चर होगा, तो कल वाले लेक्चर में हम लोग आपके बचे हुए 2 जो हमारे प्लांट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो हमारे कौन कौन से होंगे, हमारे आपके टाइडल और हमारे ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये 2 हम लोग यहाँ पर प्लांट कन्वर्ट करेंगे, प्लांट कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।